ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसा सभी के साथ हुआ होगा कि पढ़ाई की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है और सबसे मेजर प्रॉब्लम्स पढ़ाई का एफिशिएंसी कम हो जाता है। रीजन क्या है? ठंड के महीने में सबसे ज्यादा नींद लगना शुरू हो जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाता है। शायद आलस बहुत आता है। ऐसा क्यों होता है? और देखो, टॉपर स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या फर्क है। टॉपर स्टूडेंट्स को इन सब का सॉल्यूशन पता होता है लेकिन एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका सॉल्यूशन पता नहीं होता है और इसी में उलझ कर रह जाते हैं और उनका समय निकल जाता है। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और इसको समझाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। शुरू करते हैं। अभी का जो कंडीशन है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस स्टूडेंट्स रील्स देखकर कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसमें से 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स रील्स जरूर देखकर टाइम खराब करते हैं। एक रिसर्च यह कहता है कि किसी भी कंपटीशन का जो सीट होता है उसका लेस देन 5% ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उस कंपटीशन में होता है। तो अगर आप अपना मेजर और कीमती समय रील्स देखने में खराब कर दोगे तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद से इस चीज को कंट्रोल करना होगा और खुद को मोटिवेट करना होगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन देना पड़ रहा है तो मेरा मानना है कि वो काम आपके लायक नहीं है, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट है वही काम करो। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको खत्म करना है। अब ठंड के महीने में सबसे ज्यादा आलस और नींद क्यों आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आप सभी को बता दूं, हमारा बॉडी सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो आलस को भी, नींद को भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारा बॉडी कई दिन तक सनलाइट से एक्सपोज नहीं कर पाता है जिस वजह से इनसफिशिएंट हार्मोन्स का रिलीज होता है और हमें आलस आता है, नींद आता है। तो एक रिसर्च ये कहता है कि हम जिस रूम में रहते हैं उन रूम का सभी लाइट को ऑन करके रखें ताकि एक दिन का माहौल रहे। और उस कंडीशन में क्या होता है, यह जो हार्मोन्स है कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप अपने कमरे में 2 3 4 लाइट लगा कर रखें ताकि एक दिन का माहौल रहे और इस तरीके से क्या होता है, हार्मोन्स मेंटेन रहता है और आलस और नींद नहीं आता है। ये एक मेजर कॉज है। अब विंटर में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है एज कंपेयर टू समर, जिस वजह से भी आलस और नींद लगता है। अब एक एग्जांपल मैं आप सभी को दे रहा हूं। रात में जब हम फोन चलाते हैं हमें नींद अक्सर नहीं आता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब तक फोन ऑन रहता है स्क्रीन, हमारे आंख में उसका रोशनी जाता है और ब्रेन डिटेक्ट ये करता है कहीं ना कहीं माहौल दिन का है। इस वजह से भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमें नींद नहीं आने का। देखो, टॉपर स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में फर्क क्या है। टॉपर स्टूडेंट्स को इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता होता है इसलिए रेस में वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स को इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता ही नहीं होता है या वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उससे दूर पाने की कोशिश करो। एग्जाम करीब आ रहा है, ज्यादा समय नहीं है। अब एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अब देखो, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। सबसे मेजर कॉज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है कि नीट एग्जाम टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी, यानी स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, प्रीवियस ईयर को और एग्जाम्पलर को। मेजर स्टूडेंट्स इस पोर्शन को ना करके ज्यादातर फॉलो करते हैं किसी कोचिंग का मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन बुक को फॉलो करते हैं। सबसे मेजर कॉज यही है। जब आपका एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है तो फिर आप सभी प्रायोरिटी इसको पहले क्यों नहीं देते हो? अगर इसका प्रायोरिटी आप पहले नहीं दोगे, आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का प्रायोरिटी पहले दोगे तो फिर आप कैसे तैयारी पूरा कर पाओगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक नहीं करो, प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन पहला प्रायोरिटी आप इसका दो। मैं बार बार कहता हूं, अब जो बच्चे इसका एनालिसिस नहीं किए होंगे उनका सॉल्यूशन पता ही नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे पिछले 2-3 सालों का नीट का पेपर एनालिसिस किए होंगे उनको इसका सॉल्यूशन पता होता है। मैं अपना जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब देखो, मैंने जो रिसर्च किया है नीट 2024 पेपर का, आप देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर से 8 क्वेश्चन, नीट एआईपीएमटी प्रीवियस ईयर से 8 क्वेश्चन, जेई प्रीवियस ईयर से 1 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन ए का मैं बता रहा हूं, सेक्शन ए जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। अब आप सभी देखो, इन सेक्शन ए 35 क्वेश्चन में सिर्फ एनसीईआरटी से 24 क्वेश्चन और नीट प्रीवियस ईयर से 8 क्वेश्चन। अगर इसको ऐड करो तो 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। आप देख लो 35 32। अब जो स्टूडेंट ये एनालिसिस नहीं करेंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो मैंने फिजिक्स का बताया, अब मैं आपको केमिस्ट्री का बता रहा हूं, इसको देखो। अब देखो, ये मेरा है नीट 2024 केमिस्ट्री एनालिसिस। एनसीईआरटी थ्योरी से 19 क्वेश्चन, मतलब ये सिर्फ एनसीईआरटी लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सभी देखो, यहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से 3 क्वेश्चन,
एनसीईआरटी इनडायरेक्टली वैल्यू चेंज करके 3 क्वेश्चन, जेईई मेंस से 1 क्वेश्चन और नीट एआईपीएमटी से 1 क्वेश्चन। अगर ये मैं सेक्शन ए का बता रहा हूं, सेक्शन ए का मैं आपको बता रहा हूं जिसमें 35 क्वेश्चन सिर्फ होते हैं। आप देखो इन 35 क्वेश्चन में अगर आप सभी कैलकुलेट करो सिर्फ इसका एनसीईआरटी का, तो सिर्फ एनसीईआरटी से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक प्रीवियस ईयर से, मतलब 31 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर से हैं। तो आपने देख लिया एनालिसिस का, फिजिक्स में 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर से, और आप केमिस्ट्री में देखो 31 क्वेश्चन आउट ऑफ 35, यानी 30 क्वेश्चन से ऊपर, मतलब 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से ऊपर आपको सिर्फ एनसीईआरटी से और आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, आप सभी एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन लगाए, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाए, और एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक लाइन अच्छे से पढ़कर एक बार अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि उसको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो अपने हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह नींद खुलता है, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, रात तक होता है, सो जाते हैं, सुबह डेली का रूटीन। मैं कहता हूं एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट पेपर देने जा रहे हो 3 घंटे का, 3 घंटे 20 मिनट का, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपने जो सही किया वो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो गलती किया एनालिसिस करके उन गलती को एक पेज पे लिखो, जो भी आपको इशू हो रहा है, जिस टॉपिक में इशू हो रहा है, और उसका भी एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ। यहां पे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अपना जो गलती करते हैं उसका रजिस्टर बनाते ही नहीं है। जैसे आप नोट्स तैयार कर रहे हो ना, वैसे ही अपनी गलतियों का नोट्स तैयार करो और वही आपको हिट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सॉल्यूशन कर लिए, एनालिसिस कर रहे हो, तो आप सही जा रहे हो और आपका सिलेक्शन भी होगा और मार्क्स भी इंक्रीज करेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा तो 200-300 नंबर से बढ़ ही नहीं रहा है। मैं इतना कहता हूं, आप हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का, हर एक टेस्ट का, हर एक प्रॉब्लम्स का एनालिसिस बहुत डीपली करो। कोई दिक्कत है, दिन में आधा घंटा 1 घंटे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में दो और वो सॉल्यूशन निकालकर उस पर वर्क करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका मार्क्स ग्रो कर जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप टेस्ट देते हो तो क्या उन टेस्ट का एनालिसिस कितना बेहतर तरीके से करते हो, और करते भी हो तो जो गलती होता है उसका क्या नोट्स बनाते हो? मेजर स्टूडेंट कहेंगे नहीं। तो मैं कहता हूं कि आज से करना शुरू कर दो, समय है, आपका स्कोर भी इंक्रीज कर जाएगा और रैंक भी बहुत अच्छा आ जाएगा। बस अभी कितना ही, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।